नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस हफ्ते का हमारा टॉपिक बहुत खास है और वो है एसआईआर पर हुई संसद में डिबेट, वंदे मातरम पर हुई संसद में बहस और उस बहाने किस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर निशाने साधे जा रहे हैं, अपनी रणनीति बनाई जा रही है और अपने नया वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी हैं, संजीव आचार्य जी और अजय वकील जी। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से इस बार जो पार्लियामेंट थी और उस पार्लियामेंट में जो 150 साल बाद वंदे मातरम पे जो चर्चा हुई 10 घंटे की, तो ये देख के बड़ा अजीब लगा कि जो मेरा मत है कि एक राष्ट्रगीत था जो 150 कई साल पहले लिखा गया था और उस पर इतने सालों बाद जब चर्चा हुई मगर उस पर राष्ट्र प्रेम कहीं नहीं दिखा, उस पर राजनीतिक तीर ज़्यादा चले और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहली बात तो है कि जिस राष्ट्रगीत को आपने स्वीकार कर लिया है, भले ही वो उसके आपने दो अंतरे ही स्वीकार किए, वो अलग मुद्दा है कि आपने पूरा नहीं लिया या लिया, तो सवाल है कि उस पर बहस की तो क्या ज़्यादा गुंजाइश है नहीं है। हाँ, कुछ व्यक्ति विशेष जो है व्यक्तिगत तौर पर उसको नहीं मान रहे हैं या उसको खारिज कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मोटे तौर पर इस बात पर स्वीकृति बन चुकी है देश के अंदर कि एक राष्ट्रगान होगा, एक राष्ट्रगीत होगा, जनगण हो और ये वंदे मातरम अभी गाया भी जाता है, संसद में भी गाया जा रहा है, विधानसभा में भी गाया जा रहा है, सिर्फ दो ही अंतर गाए जाते हैं। आपके जो है मीडिया से भी इसका प्रसारण होता है। तो सवाल ये कि उस पर 10 घंटे की चर्चा करने का औचित्य क्या? भाई, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस पर आम सहमति है मोटे तौर पर, उस पर अलग से चर्चा करने को औचित्य नहीं था। ज़्यादा सरकार चाहती तो एक आध जो है एक प्रस्ताव पारित कर दी थी उसकी प्रशंसा में, या फिर ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकती थी कि उन्होंने एक गीत लिख करके देश को बड़ा उपहार दिया इस तरह का। तो उसकी जगह 10 घंटे चर्चा लोग करते रहे और अमूमन सभी ने तारीफ ही की। तो एक तारीफ ही करना थी तो 10 घंटे बर्बाद करने का मतलब ही नहीं था कुछ। लेकिन ये तो ही एक पक्ष इसका। लेकिन दूसरा था कि इसके पीछे जो हिडन एजेंडा, वो तो बिल्कुल साफ हो गया कि भाई बंगाल को ध्यान में रख करके ये बंगाल चुनाव में को ध्यान में रख करके ये रखा गया था, ये चर्चा रखी गई थी। तो कुल मिला के उसको केंद्र में लाना था, बंगाल चुनाव के केंद्र में इस राष्ट्रगीत को लाना था और परोक्ष रूप से ये साबित करना था कि मुसलमान इसको अभी भी मन से स्वीकार नहीं करते और उन मुसलमानों की हित रक्षक है कांग्रेस। संजीव जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से पूरी चर्चा हुई, जो आरोप प्रत्यारोप लगे बीजेपी कांग्रेस से, उन्होंने मोदी जी ने कांग्रेस को बताया कि जो राष्ट्रगीत है उसका बंटवारा किया, सिर्फ दो अंतरे एक्सेप्ट किए, बाकी को छोड़ दिए गए और फिर बहुत पुरानी बातें उन्होंने याद दिलाई। तो क्या आप भी यही जानते हैं कि सब बंगाल चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, जैसा वकील जी ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। ये पूरा की पूरा मुद्दा जो है ये बंगाल के होने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मोड में रहती है 24/7 और वो बहुत आगे की, एक चुनाव ख़त्म नहीं होता है, दूसरे चुनाव के बारे में उनके काम शुरू हो जाते हैं, उनके प्रभारी पहुंच जाते हैं, उनके संगठन के स्तर पे भी। और ये इस तरीके, पिछली बार आपने देखा होगा कि मोदी जी जो है उन्होंने अपनी वेशभूषा रविन्द्रनाथ टैगोर टाइप कर ली थी, जिसको लेकर काफ़ी हंसी पिछले चुनाव में। सही है, दाढ़ी बढ़ा ली, मोर के पास बैठे, फोटो वोटो सब आए उनके। और अब इस बार उन्होंने क्योंकि पिछली बार भी ममता बनर्जी ने बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया चुनाव को पूरी तरीके से और भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी बता दिया एकदम से कि ये आ जाएंगे और यहाँ की बंगाल की संस्कृति को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ की हर चीज़ को ख़राब कर देंगे, ये कर देंगे। वो चीज़ घर कर गई। अब इस बार भी इसीलिए बहुत ही कॉन्शियसली जो है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर सरकार, वो ये सोच रहे हैं कि वहाँ जो बड़ी विभूतियाँ हैं, पिछली बार टैगोर जी को करा था, इस बार उन्होंने सोचा बंकिम चट्टोपाध्याय को करें क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगीत दिया। लेकिन आप देखिए कि राजनीति कितनी हो रही है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बंकिम दा कह दिया, तो अब वो ऐसे जनरली बोलते हैं लोग बंगाली में, लेकिन उसको ममता बनर्जी ने इशू बना दिया कि दा तो बोलने की बात नहीं थी। नहीं, पार्लियामेंट में इशू बन गया था, उन्होंने कहा दामद दादा बोलो भाई। हाँ, वही टोक दिया गया था। क्या आप इतने खास थे क्या उनके, जो आपने उनको बोल दिया प्रधानमंत्री को? तो वो जो इशू बनाने की कोशिश हो रही है कि वहाँ किसी भी तरीके से भाजपा चाहती है कि कोई ऐसा इशू हो, इमोटिव हो, जो कि बंगाल के समाज में, वहाँ के समुदाय में भाजपा को ये समझे कि ये बाहरी नहीं है, ये हमारी बात करते हैं और ये हमारी संस्कृति और हमारे समाज, हमारे साहित्य से ये भी उतने ही जुड़े हुए हैं। वो इसकी कोशिश कर रहे हैं लगातार और इसी कोशिश के तहत ये हुआ। बल्कि मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ कि अगर बंकिम दा को ये भारत रत्न के लिए नामित कर दें, क्योंकि चुनाव के पहले कुछ भी हो सकता है। हम देखते आए हैं बंगाल के पहले, बिहार चुनाव के पहले कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को दे दिया, तो यहाँ हो सकता है बंकिम दा को या किसी और को दे दें। और शुरुआत ऐसा नहीं है, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी याद इसलिए अभी इतने समय बाद अचानक आए हैं क्योंकि वो बंगाल से थे
और लेकिन अब इनकी परेशानी है कि वो तो सरकार में नेहरू जी ने भी उनको, वो तो कांग्रेस ने भी उनको भुनाने की कोशिश की थी, राष्ट्रीय सरकार में मंत्री थे वो पहले। तो अब क्या है कि बंगाल चुनाव में ये बहुत दिलचस्प, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कितना आक्रामक चुनाव था, बिल्कुल बहुत आक्रामक चुनाव। इतना भयंकर, मतलब युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ा, खूब वायलेंस हुआ। उसके बावजूद भी जो है वो पैर में चोट लग गई ममता की, इन्होंने कहा बहाना नाटक कर रही, पर वो कुर्सी पे बैठ के व्हील चेयर पे भी वो उसने सहानुभूति तो ममता बनर्जी ने जीत ही ली। फिर अभी आप ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण अभी एक और, ये जो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा हुई है और उसको लेके जो राजनीति हो रही है, मुस्लिम वहाँ पे आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग मेरे ख्याल से 29-30%, 30% बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये जो SIR को लेकर के आ रहे हैं इसीलिए, और वो उस मुस्लिम वोटों को ही तो काटने के लिए। हाँ नहीं, मैं अगला टॉपिक इसी पर है कि पहले वंदे मातरम पे बात कर लें। तो वंदे मातरम में भी जो बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखेगा, आपने तो खूब लिखा भी है उस पर। तो पहले वो गाना जो गीत था वो लंबा था, उसमें 2 अंतरे लिए गए। उसको पहले बताया गया कि मलिच्छ, उसमें पहले जो आनंद मठ था, कविता पहले लिखी गई थी आनंद मठ में, उसको बाद में शामिल किया गया था। फिर उसमें कहा गया कि वो पहले मलिच्छों के लिए था, मलिच्छ मतलब अंग्रेज। मगर बंकिम चंद्र चटर्जी चूँकि अंग्रेजी शासन में नौकरी करते थे, पोस्ट बाबू थे, तो उसको हटा के फिर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, मैंने उसमें मुस्लिम शासकों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह लिखा। तो कुल मिला के जो बड़ा घालमेल होता रहा। तो एक चीज़, एक गीत जो इतने दौर से गुजरा, इतने दौर से गुजरने के बाद जब हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो फिर उस पर राजनीति, वो तो है पोस्ट ट्रूथ जैसा मामला है। पोस्ट ट्रूथ, हाँ बिल्कुल। क्योंकि सवाल ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत लिखा पहले जी, जो बंग दर्शन में इस आनंद मठ उपन्यास आने के 5-4 साल पहले छपा था। 4-5 साल एक गीत के रूप में वो छपा था, और वो उसके बारे में कहा था कि बहुत ही संस्कृतनिष्ठ बंगाली में वो गीत लिखा गया पूरा। इसलिए ये उसमें तय करना मुश्किल है कि संस्कृत में लिखा गया कि बंगाली में, आम आदमी के लिए भी बिल्कुल बहुत कठिन भाषा है। हालांकि आखिरी के 2 स्ट्रेंजा ज़्यादा जो बंगाली वाले हैं, शुरू के तो 2 लगभग संस्कृत जैसे ही है, मतलब 99% संस्कृति है उसके अंदर। और जब उन्होंने ये आनंद मठ उपन्यास लिखा, और उसको लेकर के भी जो एक लेफ्टिस्ट एजेंडा बन रहा है कि भाई वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और वो ये कहना चाहते थे, वो कहना, वो तमाम बातें वो सही भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गीत लिखा गया था और गीत जिस भावना से लिखा गया था, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो देवी आराधना था या मातृभूमि का आराधना? उसके बारे में महर्षि अरविंद का बहुत सुंदर कमेंट है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति जो की बात तो पहले से चल रही थी, लेकिन धार्मिकता का जो पुट उसके अंदर बंकिम बाबू ने जोड़ा, वो अद्वितीय है। उसको एक नया मोमेंटम मिला उससे, पूरे मूवमेंट को। आप उसको भले इसकी आलोचना करो, साहब ये धार्मिक है और ऐसा वैसा, अलग बात है, लेकिन जनता से जुड़ने की जो बात है कि आप लोगों के दिनों तक उस मूवमेंट को, उस फ्रीडम मूवमेंट को आप कैसे ले जाते हैं, किस फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये जो है बंकिम बाबू के इस गीत कारण हुआ। बाद में जब ये खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1996 कलकत्ता अधिवेशन में गाया इसको, खुद उन्होंने धुन बनाई और गाया, बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा कवि जो है, अपने एक पूर्वज कवि, मतलब उनकी पीढ़ी से सीनियर ही थे वो तो। 1894 में उनका निधन ही हो गया था बंकिम बाबू का। उनके 2 साल बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जब युवा अवस्था में, तब उन्होंने ये गीत गाया कांग्रेस अधिवेशन में। तब भी उसका कोई खास विरोध नहीं हुआ। विरोध तब शुरू होता है जब ये जो कांग्रेस की लाइन जब हिंदू मुसलमान पे डिवाइड होने शुरू होती है, जब मुस्लिम लीग पैदा होती है, खास करके 1905 के बाद। अगर हिस्ट्री को आप बारीकी से देखेंगे कि 1905 का आंदोलन जो चला, उसमें बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुसलमान दोनों खड़े हुए। यानी आप 2 चीज़ देखिए, 1857 में ये स्थिति बनी कि हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, और 1905 के अंदर फिर जब बंगाल विभाजन हुआ, तब भी हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े हुए। उसको डिवाइड करने की जो लाइन, फॉल्ट लाइन डालना शुरू हुई, वो जो है वो ये वाली थी। और वो गाना जो गीत लिखा गया पूरा बंगाल पे ही लिखा गया, 7 करोड़ जनता पे। उसमें ये है कि उन्होंने मातृभूमि की कल्पना एक देवी के रूप में की है, कुल मिला के ये है। अब उसको आप इसकी वो एक अमूर्त देवी है, मतलब इसमें कि सुजलाम सुफलाम शस्त्र श्यामलाम तमाम तरह की बातें हैं। आप उसको शायद एक मूर्त रूप भी दे सकते हैं और एक अमूर्त रूप में भी दे सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। अगर आप मूर्त रूप में देखेंगे तो आपको एक देवी, हिंदू देवी का स्वरूप दिखाई देगा। अमूर्त रूप में देखेंगे तो आपको नेचर दिखाई देगा, प्रकृति दिखाई देगी, भूगोल दिखाई देगा। तो देखने की दृष्टि का प्रश्न है ये। सवाल है कि जिन्होंने इसको मूर्त रूप में देखा, उन्होंने कहा साहब ये तो देवी की आराधना है और हम किसी अल्लाह के आगे अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। और अमूर्त रूप में देखें तो फिर तो कोई इस तरह का प्रश्न नहीं उठता। उसके बाद भी काफ़ी विवाद हुआ। फिर बाद में नेहरू जी ने कमेटी बनाई, फिर 1938 में जो इसको स्वीकार किया गया।
और ये भी लिखा गया, उस कमेटी का रिकमेंडेशन थी कि सांप्रदायिक ताकतें इसका उपयोग कर रही हैं हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, इसलिए ऊपर के 2 अंतरे लिए हाँ गए। नहीं, वो देखो, वो लड़ाई तो पैरेलल कांग्रेस चल रही थी बाद में, जिसमें जो नेहरू जी तो शुरू से आरएसएस के खिलाफ थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो वो अलग कहानी है। मगर जिस तरीके से संजीव भाई, अमित शाह ने एक लिस्ट बताई डिबेट में 12-13 लोगों के, कि ये वो लोग हैं कांग्रेस से जुड़े लोग जो वंदे मातरम का खुलकर विरोध करते हैं, जिसमें हमारे भोपाल के एक विधायक आरिफ मसूद का भी नाम है। तो ये मुसलमानों का जो विरोध है वंदे मातरम को लेके, वो बीजेपी के लिए बहुत सूट करता है। तो मुस्लिम का कांग्रेस का भी उनको मनाती नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं मनाती इनको कि वंदे मातरम बोलने में क्या एतराज है? नहीं देखिए, फिर वही बात राजनीति की है ना भाई, है तो वोट बैंक की राजनीति दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। कांग्रेस भी अब बोले ना बोले, लेकिन मुसलमान वोट बैंक का तो ध्यान रखती ही है। उनका वो ऐसा भी नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई मैसेज जाए। ये दबाव, राजनीतिक दबाव कांग्रेस पे 2014 के बाद ज़्यादा आने लगा है कि वो प्रो मुस्लिम। और जब पहली बार चुनाव हारे थे 2014 का, तो एंटनी कमेटी बनी थी कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए, और उसमें एंटनी ने खुद लिखा कि ये हमारी पार्टी को प्रो मुसलमान पार्टी पूरे देश में घोषित कर दिया और हमारे को अपीजमेंट वाली पार्टी बता दिया। इसका हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हिंदुत्व की को इन्होंने उभार के और हमको उस तरीके से प्रो मुस्लिम पार्टी कर दिया। इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। ये एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी जो कि कांग्रेस के हार के ऊपर बनी थी समीक्षा के लिए। अब उसके बाद से आप देखिए कि कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये दबाव कांग्रेस पे भी बनता जा रहा है कि वो मंदिर से क्यों नहीं शुरू करें, मस्जिद से क्यों नहीं शुरू करें, चुनाव को फलाना नहीं करें, ये नहीं करें। जनेऊ की बात आ गई, राहुल गांधी की तमाम चीज़ें इस बीच में। अब कॉन्शियसली कांग्रेस ऐसी कोशिश करती है कि इस तरीके की मैसेज नहीं जाए कि किसी एक के पक्ष में खड़े हैं या दूसरे के पक्ष में खड़े हैं। अब पहले दिन से इस पे वंदे मातरम पे तो आज़ादी के ज़माने से राजनीति हो रही है। अभी जैसा बुकील जी ने भी कहा, आपने भी कहा, तो वो एक, चूंकि मुसलमान इस्लाम के आधार पे वो कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने, हम किसी को भगवान, पहली बात तो वो बुत परस्ती के खिलाफ भगवान मानते नहीं। अब चूंकि वंदे मातरम को धार्मिक रूप दिया गया, जो बीजेपी ने दिया, बिल्कुल दिया ना उसको, जबकि वो हो सकता है उन्होंने लिखते समय ध्यान में नहीं भी रखा होगा, उन्होंने मातृभूमि को ध्यान में रख के लिखा, बिल्कुल, और अमूर्त जैसा की बात है। लेकिन अब चूंकि वो कांग्रेस के सिर पे मढ़ना है, हर चीज़ को पार्लियामेंट में नेहरू के ऊपर मढ़ना है कांग्रेस पे, तो वो बोलते ही हैं। क्योंकि वहाँ पे भी लड़ाई, बंगाल में भी कांग्रेस वहाँ पे है, ऐसा तो नहीं कांग्रेस खत्म हो गई वहाँ पे। आज ममता भी क्या है, कांग्रेस ही थी ना। हाँ, कांग्रेस को तोड़ के बनी है, तो मूल रूप से तो कांग्रेस की तरफ है वोटर जो है। तो कांग्रेस की छवि को खंडित करना, कांग्रेस के नेताओं की छवि को खंडित करना कि ये हिंदुओं के खिलाफ है, वही ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, पोलराइजेशन की, जो कि अभी तक इनके लिए कारगर साबित हुई है हर जगह। आपने जो कहा कि 2014 के बाद जो उस कमेटी ने कहा था कि ऐसी पार्टी, एंटनी कमेटी ने बना दिया कि मुस्लिम परस्त पार्टी है, वहाँ तक तो ठीक था। अब हम जब कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं 2019 या 2024 में, तो वो कहने लगे कि यहाँ तक तो ठीक था कि हमको बीजेपी ने एक मुसलमान परस्त पार्टी बना दिया, मगर अब तो ये आलम है कि लोग हमको हिंदू विरोधी पार्टी मानने लगे हैं। हाँ, उसको साबित करने में लगे ही है ना लगातार। सनातन तो ये कांग्रेसियों का एक बहुत बड़ा दर्द है जो निकल अभी सनातनी राजनीति जो आई है, ये बार बार बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस की नेता सनातन विरोधी है, सनातन और हिंदू, मतलब वो उसको लगातार कोशिश तो कर ही रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। तो बुकील जी, आपने क्या लग रहा है? सनातन वाला जो मुद्दा आया वो असल में कांग्रेस शुरू नहीं किया था, वो डीएमके का जो इसका लड़का, जो स्टालिन का लड़का है, उसने वहाँ पर एक प्रायोजित सेमिनार हुआ था चेन्नई के अंदर, और वो एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। उसके अंदर उसने एक कमेंट किया था, सनातन पे अटैक किया था। हाँ, कि सनातनी और लेकिन चूंकि डीएमके यूपीए का पार्ट, अपने इसका पार्ट है, इसलिए इन्होंने जो है उसका विरोध नहीं किया। डीएमके तो अपनी जगह है, वो ठीक ही है, क्योंकि वहाँ तो इनकी वैसे भी कोई खास वक्त नहीं है, लेकिन उसके बहाने कांग्रेस पे अटैक करने का मौका मिल गया। बिल्कुल। और कांग्रेस उसको प्रॉपर तरीके से आज तक डिफेंड नहीं कर पाई। अब एक उदाहरण राम मंदिर का ही आप लें कि ठीक है, राम मंदिर उद्घाटन में आप नहीं गए, आपने कहा आरएसएस वालों का कार्यक्रम, बीजेपी का कार्यक्रम, लेकिन बाद में तो जा सकते थे। हर वक्त मोहन भागवत बैठे रहते। यही यहाँ पे मैं आपकी बात में को जोड़ूंगा कि ये जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, मैं इसको राहुल गांधी कांग्रेस इसलिए कहता हूँ कि जैसे मोदी की बीजेपी लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो राहुल की टीम है ब्रजेश जी, इसमें जो ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बच्चे हैं, और ये जय जगत वाली टीम है। हाँ, वो जय जगत वाले अच्छा जमीन से जुड़े हैं ही नहीं। इनको ये सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इमोटिव इशू था राम मंदिर का,
और उस पे अगर इतने देश में प्रधानमंत्री ने खुद पूजा करके इनॉग्रेशन करके सब हो गया, अब उस पे आप बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी को बाद में तो जाना चाहिए था वहाँ, प्रियंका गांधी चली जाती, वो डुबकी लगाने संगम में चले, यहाँ भी जाके अगर, क्योंकि एक देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं का तो है ही सवाल। अच्छा, वो पहले भी नहीं गए, उसके बाद भी नहीं जाते हैं, और वो कपिल सिब्बल ने एक बार आर्गूमेंट कर दिया उसके खिलाफ, तो वो चीज़ें जोड़ के ये जो एक माहौल बनाया गया है, और वो काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस है। आप देखिए कांग्रेस उस ट्रैप में लगातार फंसती जा रही है। व्हाट्सएप वो सवाल उठाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं, और डिफेंड। पर मेरा सवाल ये कि बस इस 2 दिन की डिबेट से, एक बार वंदे मातरम और दूसरा फिर ये जिस तरीके से एसआईआर पे इतनी गंभीर चर्चा हुई, खुल के आरोप प्रत्यारोप हुए, तो इससे क्या बीजेपी को कुछ फायदा मिल पाएगा पश्चिम बंगाल चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलना तो मुश्किल है, कारण क्या, वहाँ की डेमोग्राफी अलग तरह की है। दूसरी बात है कि बंगाल की राजनीति जो है, मतलब बंगाल प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं, वो अलग तरह की है, जहाँ पे बंगाली अस्मिता भी उतना ही महत्वपूर्ण है, डेमोग्राफी का भी उतना ही महत्व है इस तरह से। तो वो ये जो पैमाने हैं जो आप उत्तर के दूसरे राज्यों में लागू करते हैं अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, वो बंगाल में उस तरह से लागू नहीं होते। बंगाल में बीजेपी की जीतने की संभावना तभी बनेगी जब वहाँ पर एक वर्टिकल डिवीज़न हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, एक ऊर्ध्व विभाजन जिसको कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम का, कि 30% मुस्लिम एक तरफ हो जाए और 70% हिंदू एक तरफ हो जाएं, जिसकी बीजेपी काफ़ी कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन वो बहुत कठिन काम है। दूसरी बात है कि सारे बीजेपी की अभी भी पैठ उस तरह की नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का नहीं है। दूसरी बात है, जो ममता बनर्जी है वो खाली वो 2 तरह की राजनीति कर रही हैं, ऐसा नहीं है खाली वो पूरा मुस्लिम खड़ी हैं। आप ये देखिए कि जितने भी वहाँ पर पूजा पंडाल होते हैं, सबकी फंडिंग जो है वो तृणमूल कांग्रेस करती है, और तृणमूल कांग्रेस का ही उन पर कब्जा है। और वो जो पूजा पंडाल कमेटियाँ हैं वो पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती हैं। ये ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एसआईआर वाले मामले में देखिए आप, एसआईआर मामले में भले ही वो सार्वजनिक रूप से बहुत गालियाँ दे रही हो चुनाव आयोग को और बीजेपी को, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने फॉर्म जमा कराने का काम तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और वही कमेटी के लोग कर रहे हाँ, कि अपने आदमी के नाम नहीं कटने चाहिए और जुड़ने चाहिए वो वाले। बीजेपी का कोई नेटवर्क नहीं है उस तरह का। जिस आपने पूजा पंडाल कमेटियों की बात की, तो वहाँ स्पोर्ट्स के भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हर मोहल्लों में होते हैं, और जिनको टीएमसी के लोग चलाते हैं, फंड करते हैं। और इस मामले में बंगाल से अकेला ऐसा राज्य है कि जहाँ पर जितने भी सोशल या स्पोर्ट्स या तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन पर सीधे पॉलिटिकल पार्टी कब्जा है। और ये अभी से नहीं है, ये कम्युनिस्टों के जमाने पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, फिर कम्युनिस्टों ने इस पर कब्जे किए, ममता बनर्जी ने उनको उन्हीं के तरीके से मात दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये कि ममता को अगर मात देना है तो आपको ममता से बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा ममता बनना पड़ेगा। हाँ, मगर यहाँ तो आलम ये है कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है। उनका जो पार्टी अध्यक्ष था वो ही वापस चला गया था, फिर आ गया था। तो एक लीडरशिप की प्रॉब्लम भी है। हाँ, लीडरशिप प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है क्या चुनौती है बंगाल में बीजेपी को? नहीं, देखिए, चुनौती सबसे बड़ी जो यही है कि बंगाल में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक बाहरी पार्टी के तौर पर अभी भी माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीते पिछली बार, उसके बावजूद भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनी, जबकि किस स्तर पे चुनाव लड़ा गया था वो हमने देखा। मतलब कुछ नहीं बचा था, पूरे देश भर के बीजेपी के सांसद वहाँ चले गए थे, नेता, सारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री खुद पूरा चुनाव संभाल रहे थे, प्रधानमंत्री की लगातार सभाएं। लेकिन आप ये देखो कि एक प्रधानमंत्री के दीदी वाला जो था मसला, उससे भी कितनी हवा खराब हुई कि उसने अपनी महिला और बंगाली महिला की अस्मिता से जोड़ दिया कि ये देखो, मतलब अपनी ममता दीदी की ये जो है बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो जो गया मैसेज खराब गया। और वहाँ जिस तरीके से अभी अपन जो बात कर रहे हैं कि खेल संगठनों से लेके और पूजा पंडालों तक जो घुसपैठ ममता बनर्जी ने बना ली है, और पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, आप कार्यक्रम करने के लिए पैसा दे रहे हो सबको लगातार। अब वो लोग कैसे खिलाफ जाएंगे? उनके अभी तक कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। इसके भतीजे को जरूर घेरा था ईडी ने, सीबीआई ने, लेकिन वो भी किसी तरीके से वो ऐसा नहीं हो पाया कि उसको बंद कर पाएं या उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाए। हाँ, मगर वहाँ जो कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई है, और अब कांग्रेस का क्या स्टेटस है? कांग्रेस क्यों इतनी बुरी तरह खत्म होती जा रही है मुखिल जी? तो कांग्रेस किसी दिशाहीनता की है, वो इधर जाएं कि उधर जाएं इसी में तय नहीं कर पा रहे। अधीर रंजन चौधरी की दुर्गति हो गई है। भाई, अधीर रंजन चौधरी फिर भी एक ताकत से आदमी खड़ा था, बोलता था बड़ा बहुत, उसको इन्होंने जो है उसको भी साइडलाइन कर दिया। तब कांग्रेस के पास भी कोई लीडरशिप नहीं है। हाँ, जो स्थिति बीजेपी की है, तो बीजेपी के पास तो एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऊपर का सेंटर का सपोर्ट है, पैसा है, तो वो संसाधन उनके पास पर्याप्त हैं। लेकिन कांग्रेस पास संसाधन भी नहीं है आज की तारीख में। तो क्या ऐसे इमोशनल इशूज से चुनाव जीते जाते हैं? वंदे मातरम या
जो बहुत बड़ा इशू था, बने पूरे इमोशनल और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और तमाम चीज़ उसमें घालमेल करने की कोशिश की गई। तो क्या ऐसा इमोशन चुनाव जिता भी सकता है? नहीं, ऐसा है। देखिए, भारत की राजनीतिक इतिहास को आप देखें तो भावनात्मक मुद्दे से पूरे पूरे चुनाव पलट गए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो पूरा देश इंदिरा लहर में चला गया था। राजीव गांधी के बाद को जो आप देखिए सेकंड फेज में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस की जो, वरना तो नरसिम्हा राव सरकार बनती ही नहीं, वो एक भावनात्मक लहर चलती है। तो वो चाहे इस तरीके की भावनात्मक लहर, और साउथ में आप देखो वहाँ के नेताओं का क्या भगवान की तरह पूजे जाते हैं, उनकी एक लहर चलती है भावनात्मक। तो इसी तरीके से ये जो मुद्दे हैं, अब चूंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है ना कि बंगाल का गढ़ जीतें कैसे, तो हर तरह के टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बीजेपी अभी भी किसी एक मुद्दे की तलाश में है जिसको बंगाल चुनाव में फेंका जाए और उसके दम पे चुनाव जीता जाए। हाँ, तो भाई उसी तलाश का एक पड़ाव ये भी है ना भाई। अभी तो कुल मिला के ये है कि दे आर सर्चिंग इन इश्यूज। भाई ये मतलब ऐसा है कि जो मैकेनिक होता है कि भाई 2 नंबर का पाला नहीं लगा तो 4 नंबर लगा के देख लो, शायद इससे खुल जाए। तो वो वैसी स्थिति है बीजेपी की। लेकिन अब लेट हो गए ना बहुत। हाँ, लेकिन अब चूंकि चुनाव लोग पहले माने पे ही आ गया है, 2 महीने बाद तो 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। अब किस्मत से कोई ऐसा इशू तो हाथ लग जाए। भाजपा की शॉटगन भी उधर चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा वहां से चुनाव लगे जीत चुके हैं। हाँ, मगर जिस तरीके से अमित शाह ने एसआईआर को लेकर डिफेंड किया पूरी सरकार को, वो बहुत मने प्रभावी लगा कि उन्होंने पूरे तरीके से एसआईआर की प्रोसेस समझाया, चुनाव आयोग की प्रोसेस समझाया। नहीं देखिए ब्रज जी, ऐसा है कि एसआईआर होना चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। पहले भी होते रहे, 13 बार हो चुके हैं, ये 13वीं बार है, ये 12 बार पहले हो चुके हैं। 2003 का जो तो अभी जो लेटेस्ट हुआ था उसमें 8 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस हुई थी और कोई शोर शराबा नहीं हुआ था, और मैनुअल प्रोसेस थी पूरी, उस समय तो इतना डिजिटाइजेशन हुआ भी नहीं था। तो ये तो प्रोसेस का हिस्सा है और होना भी चाहिए। आखिर आपको जो है, जो लोग मर गए हैं उनके नाम हटाने होंगे, जो लोग एक दूसरे जगह चलेंगे उनके नाम हटाने होंगे, कुछ फर्जी नाम, बोगस नाम है वो हटाने होंगे। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बल्कि मेरे ख्याल से तो जनगणना की तरह हर 10 साल के अंदर ये होना चाहिए। ये सफाई मतलब एक तरह ये मतदाता सूची की सफाई है ये। हाँ, कहा है अमित शाह ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ये। यहाँ सवाल सिर्फ इस बात को लेके उठ रहा था कि भाई अगर ये इतने जल्दी आप क्यों कर रहे हैं, जल्दबाजी क्यों? यहाँ चुनाव आयोग की गलती जो मैं मानता हूँ वो ये है कि भाई ये प्रोसेस जब होनी थी तो आपने पहले क्यों शुरू कर दी। नहीं, उसके अलावा फिर जो अच्छा, दूसरी बात, गड़बड़ियां हाँ एक मिनट, दूसरी बात ये है कि बिहार में आपने जल्दी करा ली तो बिहार के साथ इन राज्यों की चालू कर देते, भाई ये तो चलती रहती ना। हाँ हाँ हाँ। तो उनके पास पर्याप्त टाइम मिल जाता। अगर बीएलओ आत्महत्या करने में मजबूर हो गए हैं तो आखिर ऐसा तो पहले कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जनगणना के अंदर आत्महत्या कर ली हो या एसआईआर में आत्महत्या कर ली हो, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें ऐसा अभी तक जो आंकड़ा जो है 30-35 तक पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश में 9 और 10 हो गए। हाँ, तो सवाल ये कि अगर इतना प्रेशर लोगों के ऊपर है काम करने वालों पर कि वो समझ नहीं पा रहे तो, और अवसाद में जा करके सुसाइड कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए था ना। तो आप इतनी देर इंतजार क्यों करते रहे? आप 1 साल पहले चालू कर देते प्रोसेस जब होना ही था तो उनको पर्याप्त टाइम मिल जाता। अब आपके साथ मजबूरी है कि फरवरी में जो है वो इलेक्शन ड्यू है, फरवरी में खत्म करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मार्च में इलेक्शन ड्यू है। तारीखें अभी तो हाल ही थोड़ी थोड़ी बढ़ाई हैं। उसके बाद फिर अभी इसमें हो रहे हैं बंगाल के अंदर, और शायद असम का भी है, और उसके बाद आपका केरल का है मई में। तो आपके पास एसआईआर का टाइम ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं संजय? मैं ये कह रहा था कि जो बात बुकील जी कह रहे थे, मैं उसी में कह रहा था कि ये जो गड़बड़ियाँ जो सामने लाए ना कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसको उन्होंने जोड़ा इससे कि जो चुनाव आयोग जो जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को कर रहा है, जो बिहार चुनाव को लेकर इन्होंने कहा, और महाराष्ट्र में भी कहा था कि 6 लाख वोटर जो आखिरी में जोड़े गए थे, उन वोटर्स की वजह से ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई वहाँ। और वो बिहार में भी जैसे कई सीटों पे ये देखा गया कि जितनी संख्या में जितने वोट जोड़े गए उतनी संख्या से चुनाव जीत रहा है आदमी बीजेपी का। तो वो जो आरोप लगे, तो वो उन्हीं आरोपों की दृष्टिगत रखते हुए बात कर रहे हैं ये लोग कि एसआईआर की प्रक्रिया के बहाने, आप एसआईआर तो सही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के बहाने आप किनके नाम जोड़ रहे हो, किनके काट रहे हो, उसमें जो शिकायतें सामने आ रही हैं, मरे हुए लोगों के नाम जुड़ गए या कई लोग जिंदा हैं उनको, तो वो जो ये प्रक्रिया की पारदर्शिता, ये सही बोला कि इसको पहले से करना चाहिए था। ये एकदम से आपने इतनी हड़बड़ी में कर रहे हो, इसलिए बेचारे बीएलओ मर रहे हैं। सवाल ये कि जिस हड़बड़ाहट में चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के पहले एसआईआर करवाई तब शक उठा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव शुरू हो रहा तब आप वहाँ हड़बड़ी कर रहे हो, तो उससे लोगों को शंका हो रही
रही। तो कुल मिला के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, विपक्षी दल उसको उठाए, तो उसको चलते एक ऐसी पुरानी प्रक्रिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं जिसको एक रेगुलर और सतत प्रक्रिया है। मगर निश्चित ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं और उस बहाने नए मुद्दे तलाश रही हैं। मगर इस सब में जो बड़ी चीज़ छूट गई है वो है चुनाव सुधार पे एक बड़ी चर्चा होना और जिसपे कुछ निष्कर्ष अच्छे निकल के आना चाहिए, जो नहीं आ पाए। मगर चलिए, जो हुआ बेहतर हुआ, आगे फिर हम लोग ऐसे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव, SIR और वंदे मातरम पे हम लोगों ने एक ऐसी चर्चा की जिससे बहुत सारे नए पहलू सामने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और अच्छे खास मुद्दे पर ऑफ द रिकॉर्ड का यही संस्करण हम आपको फिर सामने लाएंगे। नमस्कार।